हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कैनेडियन शान। मेरा नाम है शानू नायर। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? गाइस, आज फिर से हम कनेक्ट हुए हैं कोहिनूर देव रॉय के साथ, जो कि हैं कैनेडियन रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट। लाइसेंस हैं ये कनाडा गवर्नमेंट से, और ये आपको डिटेल में बताएंगे इस प्रोसेस के बारे में। तो हम सभी को बता दें कि जिस प्रोसेस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ये है सस्काचेवन पीएनपी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके अंदर जो बहुत सारे डाउट्स हैं जो मेरे व्यूअर्स के, और मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर कई लोगों ने ईमेल्स भेजी थी। काफी लोगों की फाइल सबमिट हुई है यहाँ पे लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के थ्रू, और इस बार भी हम बताने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। जो बेस्ट पार्ट है इस प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी जॉब ऑफर नहीं चाहिए होता है। तो जिनको नहीं पता उनको बता दूं कि कनाडा के अंदर आधे से ज्यादा जितने भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, उसके अंदर आपके पास किसी एम्प्लॉयर से जॉब ऑफर होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इसके अंदर आपके पास जॉब ऑफर नहीं भी हो तो भी चलेगा। तो इसके बारे में ये वीडियो है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मैं कमली नू जनो प्यारा विच जानो तू तेरा विच कनेडा। वेलकम बैक गाइस। तो गाइस, आज अगेन कोहिनूर देव रॉय कनेक्टेड हैं हमारे साथ एल्बर्टा एडमिंटन से। और जिनको नहीं पता, मैं ओंटारियो में हूं और हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो कोहिनूर, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं शान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग। और थैंक यू वेरी मच, आप अगेन अपना वैल्यूबल टाइम आपने स्पेंड किया हमारे व्यूअर्स के लिए, ताकि उन सभी को एक इन्फॉर्मेशन मिले। और इस वीडियो के अंदर कोहिनूर, मैं जानना चाहूंगा जो सस्काचेवन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के बारे में अभी क्या सिचुएशन चल रही है। ड्रॉज निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं? क्योंकि एक मिथ अभी बहुत जो है ना स्प्रेड हो रहा है कि आईआरसीसी जो है कनाडा के बाहर से जो है इनविटेशंस नहीं भेज रही हैं। दे आर मोर फोकसिंग ऑन पीपल हु आर इनसाइड कनाडा। इस वीडियो के अंदर काफी सारे क्वेश्चंस हैं, आपका बहुत सारा टाइम लेने वाला हूं मैं आज। तो इस वीडियो के अंदर जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जो सस्काचेवन प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम है, इसके अंदर एक्चुअली कौन कौन एलिजिबल है इस प्रोसेस के लिए? श्योर। सो पहले एलिजिबिलिटी डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा बहुत सस्कैचुअन प्रोविंस के बारे में बोलना चाहूँगी। मैं उस प्रोविंस में 5 साल रही हूँ इन द सिटी ऑफ सास्कातून। इस प्रोविंस में दोनों की सिटीज़ है। एक है सास्कातून जो कंसिडर किया जाता है कमर्शियल कैपिटल, और दूसरा है रिजाइना जो है एक्चुअल कैपिटल, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बैठता है और जहाँ पे सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, जहाँ पे मेन डिसीजन मेकिंग होता है। सो दीज आर द प्राइमरी टू सिटीज़। मैंने जितना देखा है, जो यंग फैमिलीज़ है, जो जिनके छोटे बच्चे हैं या फिर जो ग्रोइंग स्टेज में है, anybody who is in their stage of growth and change in their personal sense, ये प्रोविंस उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। टॉप रीज़न से एक नंबर वन है, एक तो अफोर्डेबिलिटी। हम अगर दूसरे प्रोविंसेस देखें कनाडा में, आप ब्रिटिश कोलंबिया ले लीजिए, आपका प्रोविंस ले लीजिए ओंटारियो, या फिर दैट मैटर अभी मैं जहाँ पे हूँ अल्बर्टा। यहाँ पे ऑल द प्रोविंसेस आर वेरी गुड, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स, एजुकेशन। बट एट द सेम टाइम जहाँ पे पॉपुलेशन और क्राउड ज़्यादा है और जहाँ पे फुटप्रिंट्स ज़्यादा है न्यू इमिग्रेंट्स में, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। जैसे घर अफोर्ड करना, रेंट देना, ये सब फैक्टर होता है जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं। इन चीज़ों के लिए आई वुड से टू गेट स्टार्टेड सस्कैचुअन बहुत ही अच्छा एक प्रोविंस है। Now, getting back to the provincial nominee requirements, eligibility. So, आज हम डिस्कस कर रहे हैं जो कैटेगरी, इसका नाम है ऑक्यूपेशंस इन डिमांड। सो ये पर्टिकुलर कैटेगरी बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके लिए कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए। क्योंकि आप जितने भी पीएनपी प्रोग्राम दूसरे प्रोविंसेस के ले लीजिए, आप ब्रिटिश कोलंबिया का टेक पायलट ले लीजिए, वहाँ पे आप एलिजिबल है सर्टेन जॉब कैटेगरी के लिए, बट आपको जॉब ऑफर होना चाहिए। यू नीड समथिंग कॉल्ड एन एम्प्लॉयर सपोर्ट, और बीट फॉर एग्जाम्पल एटलांटिक प्रोविंसेस या अल्बर्टा, यू हैव टू बी हियर और वर्किंग इन ऑर्डर टू गेट सिलेक्टेड। बट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड है सस्कैचुअन में, यहाँ पे आपकी जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट आपको नॉमिनेट करते हैं, ये देखते हैं आपका एजुकेशन,
आपको यू हैव टू कम फ्रॉम अ स्किल बैकग्राउंड ऑफ ऑक्यूपेशन। आपकी जो पिछला ऑक्यूपेशन है जहाँ पे आपने काम किया है, जो आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, इट हैज़ टू बी फ्रॉम अ स्किल बैकग्राउंड। और स्किल बैकग्राउंड इज NOC, नॉक, OA and B, ये 3 कैटेगरी क्वालिफाई करता है इस प्रोग्राम के लिए। फिर मिनिमम जो लैंग्वेज क्राइटेरिया है वो बहुत ही कम है, विच इज़ CLB 4. So that is the minimum criteria to qualify for this program. You need to have a minimum post-secondary education. That means अगर आपका like bachelor's आपने किया हुआ है BA, BSc, BTech या फिर किसी पॉलिटेक्निक से, if you have a Canadian equivalency education of bachelor's, then you would qualify for this program. So इन चीज़ों के ऊपर बेस्ड करके गवर्नमेंट आपको पॉइंट्स देते हैं, और जिन जिन एप्लीकेंट्स को वो पॉइंट्स मिलता है, हर महीने देर आर एटलीस्ट इफ नॉट 1 एवरी 2 to 3 वीक्स ये ड्रॉ होता है, जहाँ पे सिलेक्ट कुछ ऑक्यूपेशन वो लोग इनवाइट करते हैं जहाँ पे लाइक गैप है इस प्रोविंस में, इनफ वर्कर्स नहीं है, दैट टू कम एंड अप्लाई फॉर नॉमिनेशन, और फिर वो जाके दे नॉमिनेट यू। इस नॉमिनेशन में आपको 600 पॉइंट्स मिलते हैं, जो आगे जाके आपकी परमानेंट रेसिडेंसी एप्लीकेशन के लिए बहुत हेल्प होता है। ओके। और जैसे कि आपने मुझे इसमें बताया कि वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, तो वर्क एक्सपीरियंस इसके अंदर कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए होता है इसके अंदर? देखिए, क्वालिफाई करने के लिए इट हैज़ टू बी अ मिनिमम 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन द लास्ट 10 ईयर्स। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2021 में अप्लाई कर रहे हैं, सिंस 2011 to 2021 उस पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल आप है ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, आप HR मैनेजर है, और बट आपने दूसरे प्रोफेशन में भी काम किया है, आपने एज अ टीचर भी काम किया है, तो आप एज अ ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल जितने साल आपने काम किया है, वो साल का उन सालों की एक्सपीरियंस को कंसिडर एक्नॉलेज किया जाएगा। सो लास्ट 10 साल में अगर आपने 3 साल काम किया है, सो दोज 3 years आर गोइंग टू बी द स्किल्ड एक्सपीरियंस फॉर यू। फाइन। और इसके अंदर मैं ये भी जानना चाहूंगा कोहिनूर आपसे कि स्पेशली इंडिया के अंदर अगर हम बात करें पंजाब साइड की, क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स हैं जो पंजाब साइड से मुझे फॉलो करते हैं, तो वो लोग मुझे ईमेल्स भेजते हैं और वो लोग मुझे बोलते हैं कि इंडिया के अंदर जो लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स जो है ना, बताते हैं कि वो लाइसेंस्ड हैं और आपकी फाइल सबमिट कर देंगे, और वो फाइल सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद फिर वो उनको पता नहीं होता, वो जस्ट हमारे जैसे यूट्यूबर्स को देख के कुछ एक बेसिक नॉलेज होती है उनके पास, और वो क्लाइंट्स ऐसे अटेंड करते हैं, फाइल सबमिट कर देते हैं, और उसके बाद फिर 1 साल 2 साल तक ऐसे ही वो पूल में फाइल पड़ी रहती है। तो आप थोड़ा सा बताएं, ये जो सस्काचेवन की बात करें, सस्काचेवन PNP के बारे में बात कर रहे थे, तो इसके अंदर जो फाइल सबमिशन का जो प्रोसेस होता है, और ये जो लाइसेंस इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, क्या सभी इसके अंदर फाइल सबमिट कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास लेट्स से इमिग्रेशन का लाइसेंस है, तो क्या मैं सबमिट कर सकता हूँ, या इसकी कोई अलग लाइसेंस होता है सस्काचेवन के लिए? थैंक यू शान फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक बहुत ही लाइक सेंसिटिव इशू पे हमारा लाइक अटेंशन ले जाता है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कोई भी लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट एनी काइंड ऑफ फाइल सस्कैचुअन का अंदर नहीं प्रोसेस नहीं कर सकते। सस्कैचुअन में जो भी रेसिडेंसी रिलेटेड एप्लीकेशन है, उसके लिए सस्कैचुअन का एक अलग से परमिट होता है, जो उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। बहुत ही एक बड़ा अमाउंट सबमिट करना पड़ता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ सस्कैचुअन है वो इंश्योर करना चाहता है कि कोई भी फॉरेन नेशनल यहाँ पे जो आ रहे हैं, उनके साथ ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, प्रोसेस बताया जाए, और वो किसी भी तरह से विक्टिम ना हो। इसके लिए जो भी इमिग्रेशन कंसल्टेंट उनके फाइल को प्रोसेस करते हैं, लेते हैं, दे हैव टू बी registered consultant in the province of Saskatchewan. Now, कनाडा में या बाहर में इन टोटल regulated Canadian consultants है between 7 to 9,000. That's it.
इसके बाहर है ही नहीं। बट जब मैं सुनती हूँ जिस रेट से लोग ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिया में बोल लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में, दूसरे कंट्रीज में ले लीजिए, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, जहाँ पे ये जो मार्केट है और जहाँ पे यहाँ इन लोगों को बोला जाता है एजेंट्स, सो they cannot give you consultation unless they are a regulated consultant. They have to have an authorization from the council. सो नंबर वन तो वो है। और सेकंड, पर्टिकुलर सस्कैचुअन के लिए दूसरे जो टेम्पररी प्रोग्राम्स है, मे भी जो जिनको बोला जाता है फेडरल प्रोग्राम्स, जो नॉन प्रोविंस प्रोग्राम्स है, उसके लिए शायद कोई भी आपको कंसल्ट कर सकता है। बट पर्टिकुलरली सस्कैचुअन के लिए जो SINP है, वहाँ के लिए आपको सस्कैचुअन में स्पेसिफिकली प्रोविंस में लाइसेंस्ड होना ज़रूरी है, जैसे मैं सस्कैचुअन में लाइसेंस्ड हूँ। कोहिनूर, इंडिया में तो जैसे कि आपने बताया, इंडिया में तो जितने भी फाइल सबमिट कर रहे हैं जो एजेंट्स और जो कंसल्टेंट बने हुए हैं अभी, आपको भी पता है, हमें भी पता है, दे आर नॉट लाइसेंस्ड। और मेरे सभी व्यूअर्स को मैं ये बताना चाहूंगा कि कनाडा का इमिग्रेशन कंसल्टेंट का जो लाइसेंस है वो हर किसी को नहीं मिलता। जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है या फिर जो कनाडा के सिटीजन है, वो ही रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स बन सकते हैं। तो इंडिया में बैठे बैठे ये लाइसेंस मिल ही नहीं सकता, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और अगर दूसरी बात, अगर यहाँ पे कनाडा के अंदर भी अगर कोई कहता है, कोई क्लेम करता है कि वो आपकी फाइल सबमिट कर देगा जस्ट बिकॉज ही हैज अ लाइसेंस, तो जैसा कि कोहिनूर ने बताया, ऐसा नहीं है। उनके पास उस प्रोविंस से भी परमिशन होनी चाहिए, और इसका एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बिटवीन $20,000 to $25,000 एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को गवर्नमेंट में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट देनी होती है, तब जाके उसको उस प्रोविंस से परमिशन मिलती है कि वो क्लाइंट्स को अटेंड कर सकें। तो ये इतना इजी प्रोसेस नहीं है, इसके लिए पढ़ाई होती है, सर्टिफिकेशन होती है, उसके बाद ही आपको एडवाइस करते हैं कंसल्टेंट्स। तो आप ध्यान रखें, किसी से भी आप अपनी फाइल सबमिट कर रहे हैं तो पहली चीज आपको देखनी ये जरूरी है कि वो कनाडा में है कि नहीं है, क्योंकि कनाडा का लाइसेंस उसके पास है कि नहीं है। वो परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, जैसे कि कोहिनूर अभी रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट है, तो उनके पास लाइसेंस है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो भी दूसरे कंसल्टेंट है वो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन होने चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। उनका लाइसेंस आप पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आप वेरीफाई कर सकते हो, और इन सब के लाइसेंस नंबर होता है। मैं कोहिनूर का भी लाइसेंस नंबर डाल दूंगा और वेबसाइट भी डाल दूंगा, जहां पे आप चेक कर सकते हो कि वो लाइसेंस वैलिड है कि नहीं है। एक सॉरी शान, मैं एक बीच में एक एग्जांपल देना चाहूंगी। जैसे जो प्रोविंस ऑफ क्यूबेक है, जो एक फ्रेंच स्पीकिंग प्रोविंस है कनाडा में, मैं एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, बट मैं क्यूबेक के लिए किसी को नहीं कंसल्ट कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे उस प्रोविंस के लिए उस प्रोविंस में ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस नहीं है। आई डू नॉट हैव द परमिशन। सो जो फ्रेंच स्पीकिंग प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे इमिग्रेट करना चाहते हैं, I cannot help them. So similarly, same applies for Saskatchewan or some other province. ये सब province specific होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कोहिनूर, अगर किसी को आपसे कंसल्टेशन चाहिए तो क्या प्रोसीजर है, क्या कर सकते हैं? क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों को, सबको क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, एवरीवन वांट इंफॉर्मेशन, लेकिन वो उसमें एक्ट नहीं कर पा रहे। तो ऐसा कोई प्रोसेस है जिससे वो आपसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसके बाद ना वो अपनी ड्रीम जो है वो पूरा कर सकते हैं, कनाडा ड्रीम जो पूरा कर सकते हैं? वो कंसल्टेशन का क्या प्रोसेस है, थोड़ा सा बताएं इसके अंदर। श्योर, डेफिनेटली। सो नंबर वन थिंग तो मैं बोलूँगी, जो सीरियस है, जो एक्चुअली इमिग्रेशन करना चाहते हैं एंड दे आर नॉट जस्ट लुकिंग आउट फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी फ्री प्लेटफॉर्म्स है, गूगल है, ग्रुप्स है, वहाँ पे जाके देखिए। बट अगर सब सीरियस है, आपको एक्चुअली मूव करना है, प्रोसेस में फाइल डालनी है, आगे बढ़ना है, सो द बेस्ट वे इज गो टू माई वेबसाइट। इट इज़ कॉल्ड www.dnimmigration.com। वहाँ पे मेरा सब इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। यू हैव टू बुक अ कंसल्टेशन विथ मी, दीज आर पेड कंसल्टेशन। सो यहाँ पे आपके जितने भी रिलेटेड क्वेरीज है स्पेसिफिक फॉर योर सेल्फ, you can discuss with me, you can ask the questions and actually decide on आपके लिए कौन सा प्रोग्राम सही है। क्योंकि हम जो डिस्कस कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है, ये सब जेनरिक है, ये किसी के लिए स्पेसिफिक लीगल एडवाइस नहीं है। बट इफ यू एक्चुअली go to a consultant and book a consultation, then you are getting a specific legal advice which is actually going to work for you.
बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपने सारे व्यूअर्स को भी ये बताना चाहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं जो चाह रहे हैं कि उनकी सिचुएशन बता दें, उनकी क्या फाइल सबमिट हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो इस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी है कि कौन इसके लिए एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बुक योर कंसल्टेशन, आप अपने पैसे वेस्ट करें, क्योंकि इट्स ऑल आवर हार्ड अर्न मनी। तो आप पहले ये इस वीडियो में देखें, जो जो हमने पॉइंट्स बताए हैं उस पॉइंट्स के अंदर अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कंसल्टेंसी ले सकते हैं। एंड ऑलवेज रेस्पेक्ट पीपल्स टाइम। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको, आप जस्ट यू विल जस्ट सेंड मैसेजेस और वो रिप्लाई करेंगे। अगर हम कोहिनूर की भी बात करें तो कोहिनूर के पास ऑलरेडी कनाडा के अंदर इतनी इंक्वायरीज आती हैं, इतने सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल यहाँ पे कनाडा में लैंड करते हैं, और उसके बाद उनकी पढ़ाई होने के बाद उनको भी परमानेंट रेजिडेंसी के लिए कंसल्टेशन चाहिए होती है, वो भी कांटेक्ट में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यू विल जस्ट सेंड अ मैसेज एंड कोहिनूर विल स्पेंड इंटायर डे कि आपको बताने के लिए। तो है ना, रेस्पेक्ट पीपल्स टाइम। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक एंड बुक द कंसल्टेशन, और उसके बाद अगर आप एलिजिबल हैं तो शी कैन सबमिट योर फाइल फॉर सस्काचेवन। एज आई सेड, शी इज ऑलरेडी लाइसेंस्ड, कनाडा गवर्नमेंट से उनके पास लाइसेंस है, एंड उनको उनको एक्सपीरियंस भी है कि किस तरीके से ये है ना आपकी हेल्प कर सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, कोहिनूर, इसके अंदर प्रोसेसिंग टाइम कितना लगता है इस पूरे प्रोसेस के अंदर, सस्काचेवन की अगर हम बात करें तो? और अभी सिचुएशन क्या है कि कनाडा के बाहर इनविटेशन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? बिकॉज एज वी ऑल नो दैट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सिचुएशन एवरीथिंग इज बीन डिस्टर्ब। लेकिन अभी क्या सिचुएशन है आगे? आईआरसीसी का क्या स्टेप है इसके बारे में कि बाहर से इमिग्रेंट्स के लिए? क्योंकि उन्होंने बहुत ही, आईआरसीसी ने, मुझे अच्छी तरह पता है, बहुत ही वास्ट लेवल पे उन्होंने प्रमोट किया था कि 1.3 मिलियन इमिग्रेंट्स को वो लेके आएंगे और कनाडा अभी अपॉर्चुनिटीज देगी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक सब कुछ डिस्टर्ब हो गया। तो अब आगे क्या स्टेप है आईआरसीसी का? Sure. So as you said, ये again एक बहुत ही crucial topic है जिसके बारे में मैं और मेरे जो peers है, colleagues है, हम बात कर रहे हैं कैसे ये immigrants जो बाहर से आना चाहते हैं इनके filing process और timing processing time को impact कर रहा है। So two things. Number one, एक तो है express entry जहाँ पे सब लोग जो भी यहाँ पे आना चाहते हैं, the first thing they look for is express entry. सो एक्सप्रेस एंट्री अभी इस वक्त में जो कनाडा के बाहर है या जिनको कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको हम बोलते हैं सीईसी, द कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, अगर ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं एफएसडब्ल्यू क्लास के लिए, जो सब एलिजिबल होते हैं, जिसको बोलते हैं फॉरेन स्किल्ड वर्कर क्लास। वो अभी फिलहाल बंद है। द लास्ट ड्रॉ जो हुआ था वो था दिसंबर 2020 में। लास्ट ईयर भी बंद था, फिर जैसे जैसे सिचुएशन इम्प्रूव हुआ गवर्नमेंट ने ओपन भी किया था, कुछ ड्रॉज किए भी। बट अगेन पैंडेमिक इज सच अ अनप्रिडिक्टेबल थिंग, गवर्नमेंट भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे, बिकॉज उनको एट द एंड ऑफ द डे हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द लोकल रेसिडेंट्स इज द प्रायोरिटी फॉर देम, सो उन्होंने वो बंद कर दिया। सो सिंस एक्सप्रेस एंट्री के ड्रॉ अभी बंद है तो द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज टू गो फॉर पीएनपी। सो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर अभी भी ड्रॉज हो रहे हैं, बट फॉर टू क्लासेस, एक है आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास और दूसरा है आपका पीएनपी, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम क्लास। सो से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सस्कैचुअन प्रोविंशियल नॉमिनी के लिए अप्लाई करता है और वो नॉमिनेटेड हो जाता है, उसको वो 600 पॉइंट्स मिल जाता है और वो ऑटोमेटिकली प्रोविंशियल नॉमिनी क्लास जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर है उसके लिए वो क्वालिफाई हो जाता है। और अगर आप ड्रॉ की बात करें, इट हैपन्स प्रीटी मच रेगुलरली एवरी 2 वीक्स। अभी लास्ट ड्रॉ हुआ था सितंबर 29 को, जहाँ में 761, आई थिंक 761 या 750, 750 के लगभग नॉमिनीज को उन लोगों ने इनवाइट किया, एंड जिनका लोएस्ट स्कोर उन्होंने डाला था वो 742। So that's a regular thing. And the other thing is जो यहाँ पे टेम्पररी रेसिडेंट के हिसाब से आते हैं, जैसे आप, एक तो है वर्क और दूसरा है इंटरनेशनल स्टूडेंट। सो ये एक कैटेगरी लोग काफ़ी टाइम पे नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं बहुत एक्सपेंसिव है और कैसे मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट मतलब सिर्फ स्पेंड करना होता है, देयर इज़ नो अर्निंग। बट दैट इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक, क्योंकि जब आप यहाँ पे पढ़ने आते हो, यू एक तो आप कैनेडियन एजुकेशन आप
गैदर करते हो, नंबर वन। दूसरा है, जब आप एजुकेशन गैदर करते हो एट दैट टाइम यू कैन वर्क अप टू 20 आवर्स आउटसाइड द कैंपस, सो यू आर ऑलरेडी गेटिंग कैनेडियन एक्सपीरियंस। एंड उसके बाद यू अप्लाई, यू आर एलिजिबल फॉर ओपन वर्क परमिट। आप कहीं पे भी कनाडा में कहीं पे भी किसी भी एम्प्लॉयर के लिए you are able to work. These kind of things help you in your PR residency application. So जब आपको अगर कोई सीरियसली यहाँ पे आना चाहता है एंड दे आर नॉट गेटिंग जॉब ऑफर्स इन देयर फील्ड, क्योंकि इजी नहीं है पैंडेमिक सिचुएशन में बाहर से बैठ के जॉब ऑफर मिलना, इट्स नॉट इजी. सो इन दैट केस व्हेन यू आर हियर, it's easier for the employers to see you face to face, to know what kind of background you have. So basically the vetting is done. So I would say that's another good option. हाँ, मैंने भी अपनी सभी वीडियोस में मैंने यही कहा है कि अगर आप प्रोविंशियल किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में आप जा रहे हो और काफी टाइम आपको हो गया, एज भी बढ़ रही है अगर आपकी, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ेगी पॉइंट्स आपके सीआरएस पॉइंट्स आपके ड्रॉप होंगे, तो अगर आपका टाइम लग रहा है तो यू कैन गो फॉर स्टडी परमिट। आप पढ़ने के लिए यहाँ पे आए तो आपको स्टडीज के भी पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे, आपको आप ऑलरेडी कनाडा के अंदर होंगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज काफी होंगी। जैसे मेरी वाइफ भी यहाँ पे एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आई थी, क्योंकि हमारे पॉइंट्स नहीं हो रहे थे उस वक्त सीआरएस पॉइंट्स, तो वो यहाँ पे आई। उसके बाद मैंने ज्वाइन किया, उसके बाद अभी हम नाउ वी आर परमानेंट रेजिडेंट। तो ये भी पाथवे आप जो है ना चूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आप डायरेक्टली जो है ना इसमें भी लगा सकते हैं। Depends on your personal case, on your personal situation. It all depends from case to case. But definitely any kind of Canadian experience, जैसे study बोल लीजिए, work बोल लीजिए, ये तो help करता है in terms of getting points. बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोसेसिंग टाइम का बताएं, कितना प्रोसेसिंग टाइम लगता है इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली? For the SINP, occupation in demand? यस यस या। So ऐसे तो like it takes about 3 to 4 months to get nominated. एंड उसके बाद PR, आप PR आप जिस पाथवे लेना चाहते हैं, आप एक्सप्रेस एंट्री भी जा सकते हो और आप रेगुलर प्रोसेस पे भी जा सकते हो, उसमें आपका प्रोसेसिंग टाइम डिफर करेगा। तो अगर एक्सप्रेस एंट्री आप जाते हो तो इट्स समथिंग अराउंड 5 to 6 months or 7 months, nothing like a month less, a month more. And for the other pathway, it's around 10 months to between 14 months. So that would be the overall process. और ऑलरेडी अगर उनके पास प्रोविंशियल नॉमिनी का सर्टिफिकेशन होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा उनको, अगर प्रोविंस उनको इनवाइट करती है, तो ऑब्वियसली उनके पास 600 पॉइंट्स हैं। Yes. उनके ऑलरेडी जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गए वो एक तरीके से PR, क्योंकि ऑलरेडी प्रोविंस ने उनको कर दिया उनके सीआरएस पॉइंट्स। तो ये बेसिकली है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट को बोल रहे हैं इन अ वे, दे आर सेइंग मैंने इस कैंडिडेट को आइडेंटिफाई किया है, हमने इसको ऑलरेडी वेट किया है, हमें इसकी ज़रूरत है, आप प्लीज़ इसके फाइल को दीजिए और पॉजिटिवली असेस कीजिए। सो एक लोकल गवर्नमेंट से फेडरल गवर्नमेंट के पास रिकमेंडेशन जारी है। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ PNP। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, वैसे तो ये लास्ट था लेकिन मैं एक और इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जब वो सबमिट करते हैं किसी भी प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए, कंपैरेटिवली अगर कोई बाहर है कनाडा के अंदर, कनाडा से बाहर है, तो ऐसा कुछ है कि ड्रॉज पहले स्टूडेंट्स को वो लोग इनवाइट करेंगे, बाद में वो, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है, ऐसा कुछ होता है इसके अंदर, या फिर इट ऑल डिपेंड्स ऑन स्कोर्स?